हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो सेशन। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लेकर आए हैं अगेन क्लास 10th के साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है हमारा लाइट यानी कि प्रकाश का। और प्रकाश का हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था। आज हम अगेन इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं और पार्ट 2 में अगेन हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर डिस्कस करेंगे जो आपकी प्रीवियस ईयर्स की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग सबसे पहले वीडियो को बहुत ही दमदार तरीके से शेयर कर देंगे सो दैट सभी स्टूडेंट्स के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। जो भी स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षा यानी कि कक्षा 10th में हैं और बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, उन सभी के पास ये वीडियो पहुँचा दीजिए और सभी के पास शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आज का वीडियो सेशन। तो इसमें भी हमने बहुत सारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को उठाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चनों को, यहाँ पर कोई ना कोई परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। देख लीजिए सभी क्वेश्चंस किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस आपके महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। यहाँ पर हमने 20 तक के क्वेश्चंस करा चुके थे, अभी हम 21 नंबर के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। सो 21 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, ये देखिए आप 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। अभी ये हमारा क्वेश्चन क्या है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपूर्णांक हमें दिए हैं 4/3 और 3/2। तो हमें जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक बताना है, यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक क्या होगा। थोड़ा साइज कम कर लेता हूँ, यस अभी सही होगा। अभी यहाँ पर देखें तो हमें किसके सापेक्ष बताना है, जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है, हम वो चीज़ लिख लेते हैं। तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है AN/W का मान। AN/W मतलब क्या है कि हवा के सापेक्ष जल का अपूर्णांक कितना दिया है, ये दिया हमें 4/3 यानी कि 4/3। वो फिर उसके बाद में दिया है कि वायु के सापेक्ष कांच, देखिए वायु यहाँ पर है तो सबसे पहले जल के लिए दिया, फिर वायु के सापेक्ष कांच। तो इसका मतलब क्या है, हमारा ANG भी हमें दिया है और ANG हमें दिया है क्या, हमें दिया है 3/2। तो अभी देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि बताइए कि जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक, यानी कि हमें निकालना है WNG, जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक। तो इसके लिए मैंने आपको बताया है कि जब भी हमें WNG निकालना होता है तो हम हवा के सापेक्ष यानी कि हवा के सापेक्ष सबसे पहले कांच का अपूर्णांक ऊपर रखते हैं और फिर उसके बाद में ANW रखते हैं, यानी कि ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। यानी कि इसके लिए क्या करेंगे, ANG सबसे पहले ऊपर रखेंगे, यानी कि जो लास्ट वाला होता है उसको ऊपर रखते हैं और फिर उसके बाद में ANW रखेंगे। बस सीधा इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुटअप करनी है और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो यहाँ देखिए आंसर हमारा प्लस माइनस गुणा और भाग में दिया है, इसका मतलब इसको हमें सोल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीधा सीधा क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को यानी कि 3/2 को 4/3 से क्या कर देंगे, भाग। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3/2 डिवाइड बाई 4/3। तो इस तरह से हमने इसकी वैल्यू को भाग दे दिया है और भाग वाला ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। यानी कि इसको सोल्व ही नहीं करना है, सीधा सीधा इसमें डिवीजन लगा के छोड़ देना है और वही इसका हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछा गया है किससे, अपूर्णांक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अपूर्णांक के विषय में मैं आपको कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि अपूर्णांक बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लास्ट वीडियो में भी शायद मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। तो देखिए अपूर्णांक क्या होता है, अपूर्णांक क्या होता है कि यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपूर्णांक को हम किस प्रकार से लिखते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए इसमें यदि प्रकाश की किरण सपोज एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो उस समय अपूर्णांक को लिखने का तरीका होगा 1 और 2, यानी कि एक माध्यम का अपूर्णांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था कि 1 और 2 को हम क्या लिखते हैं कि 1 और 2 बराबर होता है कि ये साइन I अपॉन साइन R का क्या होता है, अनुपात होता है। यानी कि इंडेक्स जो हमारा आपतन कोण और अपवर्तन कोण की जया, यानी कि साइन का जो अनुपात होता है उसी को हम अपूर्णांक कहते हैं। तो इसके लिए देखो यदि किसी माध्यम का अपूर्णांक निर्वात के सापेक्ष लिया जाए तो माध्यम का
निरपेक्ष उसे हम माध्यम का क्या कहलाते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और इसको साधारणतः यदि हम लिखा जाए, सपोज हम लिखते हैं कि हवा का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, तो लिखने का तरीका क्या होगा, ANG। यदि उल्टा लिख दिया जाए कि कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष क्या होगा, तो क्या होगा, GNA। इस तरह से लिखेंगे। तो ये हमारा नोटेशन आपको पता होना चाहिए और छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो भी अपवर्तनांक के विषय में आपको समझ आनी चाहिए। और दूसरा के विषय में हमें याद रखना है कि जो हमारा वायु होता है, यानी कि वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे कम तथा हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। और कुछ और जो आपके इम्पोर्टेंट यानी कि मीडियम है, उनके भी अपवर्तनांक आपको याद रख लेने चाहिए। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे। तो एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चंस में बना करके आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, सो दैट आपके कम ही क्वेश्चन हो लेकिन आपको नॉलेज ज़्यादा क्वेश्चनों की मिल जाए, मेरा यही लक्ष्य होगा। तो यहाँ पर देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 22 की ओर अप्रोच करते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा ऐसा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शंस में दिए गए हैं जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जल यस इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा कांच का तो प्रयोग स्पेशली हम करते हैं। और प्लास्टिक में आपने देखा होगा कि जो थिन फिल्म्स होती हैं उनका भी प्रयोग हम करते हैं, पतली झिल्लियों का प्रयोग करते हैं प्लास्टिक की। और मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि मिट्टी क्या है, एक अपारदर्शी यानी कि ओपेक मीडिया होता है, अतः प्रकाश इसमें से नहीं गुजर पाता है, इसलिए हम मिट्टी को इसमें प्रयोग नहीं करते हैं। क्योंकि मिट्टी क्या होती है, एक अपारदर्शी मीडिया होती है, ओपेक जिसको बोलते हैं, इसलिए इसका मिट्टी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मिट्टी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। यानी कि कौन सा दर्पण या लेंस संभव है जिसकी फोकस दूरियां क्या है, -15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें क्योंकि जो हमारा क्या होता है अवतल, और जो हमारा अवतल लेंस और अवतल दर्पण होता है, इसकी फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। मैंने क्या आपको बोला कि अवतल लेंस व अवतल दर्पण इन दोनों की फोकस दूरी क्या होती है, ये होती है निगेटिव में। किस में होती है, निगेटिव में। वही बात कह रहा है कि यदि दोनों की फोकस दूरी क्या हो, निगेटिव 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर 15 दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन क्या है, दोनों की दोनों 15 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों फोकस दूरी हमारी क्या है, निगेटिव है। यदि दोनों फोकस दूरी निगेटिव है तो इसका मतलब लेंस कौन सा होगा, इसका मतलब लेंस कौन सा होगा, यहाँ पर आप देखेंगे, इसका मतलब ये है कि दोनों अवतल दर्पण व अवतल लेंस होंगे। तो यानी कि आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। यानी कि दोनों के दोनों अवतल क्या होंगे, लेंस और दर्पण होंगे, अवतल दर्पण व अवतल लेंस होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो 2020 में पूछा गया और NCERT में पूछा गया है। तो इस तरह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इसमें आप ये सभी क्वेश्चंस लगाएंगे और अपना आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, दबा के वीडियो शेयर करते रहिए, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ पाएंगे और आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो और आगे आने वाली वीडियो रेगुलर बेसिस पर मिलती जाएगी और जल्दी से जल्दी आपको वीडियो मिलती रहेगी और आपकी तैयारी भी बेहतर होती रहेगी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। कहाँ पर रखना चाहिए कि वस्तु उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब वास्तविक बने, उल्टा बने और बड़ा प्रतिबिंब बने। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि वस्तु की ऐसी स्थिति होनी चाहिए, वो स्थिति है आपकी कि जब हम लेंस से यानी कि उत्तल लेंस से जो वस्तु है वो फोकस और 2F के बीच रख देते हैं। कहाँ पर रख देते हैं, F और
f व 2f के मध्य यदि हम रख दें तब वस्तु का हमें प्रतिबिंब वास्तविक मिलेगा, उल्टा मिलेगा और बड़ा प्रतिबिंब मिलेगा। इसके लिए अभी हम डायग्राम को देख सकते हैं कि किस तरह से ये डायग्राम में दिखता है। तो उसके लिए मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ वस्तु का। देखिए यहाँ पर ये हमारा उत्तल लेंस है और आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा उत्तल लेंस है और जो वस्तु है वो f और 2f, यहाँ f डैश लिखा है लेकिन ये क्या है हमारा 2f है। जब f और 2f के बीच में रखी है तो इस तरह से हमारा जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है, आप यहाँ पर देखेंगे वस्तु से क्या बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। तो इस तरह से ये हमारी स्थिति होगी कि जब वस्तु f और 2f के बीच में रखी जाती है तब हमारा प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये हमारी स्थिति हो गई। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो हमारा क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका कि वस्तु लेंस से f व 2f के बीच रखी हो, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ देखेंगे 25 नंबर का। किसी शब्दकोश डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, यानी कि कौन सा लेंस होगा कि हम डिक्शनरी के यानी कि छोटे अक्षरों को पढ़ पाएँ। इसका मतलब ये है कि हमें निकट का समस्या है, निकट का मतलब दूरदृष्टि दोष है। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होती है, यदि हम मान लें सपोज दूरदृष्टि दोष की बात करते हैं या निकट दृष्टि दोष, दोनों दोषों को एक बार मैं कंप्लीट कर देता हूं सो दैट आपको कंफर्म हो जाए। जब भी निकट दृष्टि या दूरदृष्टि की बात होती है तो निकट दृष्टि में क्या होता है कि निकट, जैसा कि नाम है इसका उल्टा हम सोचते हैं। निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। जबकि दूरदृष्टि में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती है। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, इसका मतलब कि डिक्शनरी के छोटे अक्षरों को हम देखना के लिए मतलब देखना पसंद करेंगे किसी लेंस की सहायता से। इसका मतलब क्या है कि निकट की वस्तुएं हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, दूरदृष्टि दोष होगा। और दूरदृष्टि के लिए आपको पता है कौन सा लेंस हम यूज करते हैं, कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस यूज करते हैं। क्या करते हैं, कम फोकस दूरी का। तो कम फोकस दूरी का मतलब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जैसा कि इसमें दिया है सी में क्या दिया है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस हम इसमें लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि उत्तल लेंस का जो उपयोग है या उसकी जो मैग्नीफाइंग जो कैपेसिटी है, आवर्धन की क्षमता होती है, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, यानी कि कम फोकस दूरी वाला लेंस पढ़ने में ही उपयोग करेंगे। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अवतल लेंस किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो देखिए अवतल लेंस के द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, मतलब ये हमारे से पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए इसके लिए क्या होगा कि इसमें जैसा कि ऑप्शंस दिए गए हैं और ऑप्शंस को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी अवतल लेंस के विषय में पूछा जाए कि अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो ऑलवेज यानी कि हमेशा सीधा बनता है, और यदि सीधा बनता है तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी होगा और वस्तु से छोटा होगा। तो इस तरह से हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, जैसा कि इसमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि आभासी, सीधा व छोटा बनता है। ये हमें याद रखना है। क्वेश्चंस को आपको बार बार यानी कि इस वीडियो को आप रिवाइंड करके बार बार देखेंगे सो दैट आपके सभी क्वेश्चंस क्या है तैयार हो जाएंगे। अदरवाइज आपको पढ़ने से इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं मिलेगा और पढ़ने के साथ साथ आपको याद भी यहाँ पर हम करवा रहे हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेंस से 0.2 मीटर दूरी रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, यह लेंस होगा। यह किस प्रकार का लेंस होगा? तो आप भी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, क्योंकि यदि आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो तभी आपके अंदर भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आपको पता लगेगा कि हमारी तैयारी किस लेवल तक पहुंची है। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन कितना है? 0.5। तो यह लेंस होगा।
तो देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा कि सबसे पहले जो हमारा आवर्धन होता है वो होता है m इजगल टू वी अपॉन यू, या इसको हम इसको I अपॉन ओ से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर v और u की बात कही गई है। तो यहाँ पर देखो हमें दिया है आवर्धन की वैल्यू 0.5 और इजगल टू यहाँ पर क्या दिया है, हमें v का मान निकालना है, हमें u का मान दिया है 0.2 मीटर की दूरी पर, यानी कि वस्तु रखी है 0.2 मीटर, ये 0.2 मीटर है। तो अभी देखिए इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो v इजगल टू यहाँ पर क्या होगा 0.5 इंटू 0.2। तो इसकी जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा, यहाँ पर देखिए ये माइनस का होगा, ये क्या होगा हमारा माइनस का होगा, तो यहाँ पर आएगा हमारा माइनस का 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा v का मान निकल चुका है। अभी v का मान जो निकला है माइनस 0.1 सेंटीमीटर, इसको हमें नोट डाउन कर लेना है। अब हम इसमें लगाएंगे लेंस का सूत्र। तो लेंस का सूत्र हमारा क्या होता है, लेंस मतलब लेस, तो लेंस मतलब लेस मतलब 1 अपॉन माइनस वी अपॉन माइनस यू। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि इस तरह से इसको याद रखेंगे। तो यहाँ से इसकी वैल्यू रख दीजिए और सीधा हमें किसका मान निकाल लेना है, हमें निकाल लेना है जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट हमारी आ जाएगी। यानी कि इसमें क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया है कि लेंस होगा, तो इसका मतलब फोकस दूरी निकाल लेते हैं। तो फोकस दूरी देखो यहाँ क्या होगा, तो 1 अपॉन वी की वैल्यू क्या थी 0.1, और यहाँ पर आपका आया माइनस यू का मान क्या दिया माइनस 0.2, और माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, तो प्लस होगा तो यहाँ से हमारा आएगा, आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ से हमारा आएगा, यानी कि जैसे इसमें हम इसको माइनस प्लस करते हैं ये हमारा माइनस आएगा, ये भी हमारा पहले वाला माइनस आएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा यानी कि 0.2 इसका एलसीएम लेंगे तो -1 प्लस यहाँ से यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 2 -2। तो इस तरह से जब हम निकालेंगे f का मान, तो f का मान हमारा निकल के आएगा -0.2 सेंटीमीटर, -0.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसका जो आएगा -0.2 सेंटीमीटर, इसका मतलब माइनस फोकस दूरी किसकी होती है, अवतल लेंस की होती है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी देखिए कौन से में दे रखा है, तो यहाँ पर देखो 0.2 दिया ना और अवतल लिखा है, यदि माइनस भी नहीं दिया है तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ये हमारा यही आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि हमें फोकस दूरी से ही डिसाइड कर लेना है कि कौन सा यानी कि लेंस होगा। यदि निगेटिव में दिया है तो इसका मतलब हमारा अवतल लेंस होगा, पॉजिटिव में दिया है तो इसका मतलब हमारा उत्तल लेंस होगा। तो इस तरह से हम जान पाए कि क्वेश्चंस को किस तरह से लगाते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे सभी क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करते हैं और देखिए ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में। तो देखिए इसमें क्या दिया है कि किसी वस्तु और उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशीय केंद्र से दूरी क्रम से 10 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर है, तो वस्तु के प्रतिबिंब व वस्तु की लंबाई का अनुपात बताइए। वस्तु के प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई, तो इसके लिए देखो सिंपल एक फॉर्मूला है, वो मैंने आपको बताया था कि जब भी आई और ओ दिया हो तो इसका मतलब इन दोनों का अनुपात, यानी कि वस्तु की लंबाई का अनुपात बटे वस्तु की जो वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि आई अपॉन ओ बराबर क्या होता है हमारा लेंस से प्रतिबिंब की दूरी यानी कि v अपॉन यू के बराबर होता है। ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर v और u का मान दिया है, देखो v का मान हमारा यहाँ से क्या दिया, प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया 30 अपॉन u का मान हमारा दिया 10, तो इसका मतलब इससे इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो i अपॉन o का मान कितना आ गया हमारा 3 आ गया, यानी कि दोनों का अनुपात, वही हमारा अनुपात पूछा गया है। तो 3 देखिए इसमें कौन से ऑप्शंस में है, तो यहाँ पर तो 3 किसी भी ऑप्शंस में दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1 से अधिक, तो 1 से अधिक मतलब हमारा आंसर क्या है 3 है, तो इसका मतलब 3 1 से अधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है तो इसकी क्षमता होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं लिख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि या तो आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर आप लोगों से ये क्वेश्चन
नहीं बन पा रहा है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन को लगाने का सिंपल तरीका है, हमने पढ़ा है कि फोकस दूरी और उसकी क्षमता यानी कि में क्या रिलेशन होता है। तो आपको मालूम है कि P होता है 1/f, लेकिन f का मान किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो यहाँ पर दिया 1/f का मान दिया कितना, -5, क्योंकि यहाँ पर अवतल लेंस है तो माइनस लिखेंगे। तो जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो 0.2 ये माइनस का आएगा, लेकिन किस में आएगा, डी में, डायोप्टर में आएगा, डायोप्टर में। तो इस तरह से -0.2 डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए 2 डायोप्टर भी दिया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे क्वेश्चन कितने भी घूमे, आपका दिमाग नहीं घूमना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी बताइए। देखिए यहाँ पर फिर वो क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है, यहाँ पर सोल्व भी किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या दिया, लेंस की फोकस दूरी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, F=1/p, यहाँ होता है ऐसा। तो 1/p का मतलब क्या है, 1/p का मतलब क्या है, यहाँ पर P दिया 1 यहाँ P हमारा क्या दिया, जो लेंस की जो क्षमता है P का मान वो दिया 1 डायोप्टर, लेकिन 1 डायोप्टर है, इसका मतलब F किस में है, मीटर में है। अब मीटर में है तो उसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो सीधा F का मान क्या होगा, जो 1 मीटर आएगा, तो 1 मीटर का मतलब होगा 100 सेंटीमीटर, क्या होगा, 100 सेंटीमीटर। तो F का मान किस में आएगा, सेंटीमीटर में, मतलब बदल सकते हैं। वैसे F का मान क्या निकल के आता, 1 मीटर निकल के आता। तो 1 मीटर निकल के आता, तो यहाँ पर उत्तर में सभी में सेंटीमीटर दिया है, तो इसका मतलब 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, ये होता है सेंटीमीटर के, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या है। यहाँ पर देखिए हम मीटर में भी उसको कैलकुलेट करते हैं, सेंटीमीटर में भी कैलकुलेट करते हैं, मिलीमीटर में भी कैलकुलेट करते हैं। तो इसका मतलब ये सभी इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ये सभी क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर का, कि किसी वस्तु का आभासी सीधा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। कहाँ पर हम वस्तु को रखते हैं, तो देखिए यहाँ पर वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका, कि यदि हम वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और उसके प्रथम फोकस के बीच रख दें तो हमारा वस्तु का आभासी भी बनेगा, सीधा भी बनेगा और बड़ा भी बनेगा। चलिए इसको भी एक बार हम डायग्राम से समझ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि किस तरह का डायग्राम हमारा इसमें बनता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस में आप यहाँ पर देखेंगे यदि हम वस्तु को यानी कि उसके फोकस और यदि प्रकाशिक केंद्र के बीच में रख दें, यानी कि ये हमारा जो प्रथम फोकस है और प्रकाशिक केंद्र है, यदि इसके बीच में रख दे तो देखिए वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो पीछे की यानी कि यहाँ पर बनेगा, इसके सामने बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, आभासी रूप से बनेगा, आभासी बनेगा, और वस्तु के मतलब सीधा बनेगा। तो सीधा बनता है, आभासी बनता है तो सीधा होता है, और यदि सीधा होता है तो यहाँ पर वस्तु से बड़ा भी है, वस्तु से क्या है, बड़ा भी है। तो ये हमारी स्थिति होगी लेंस की, कि जब भी हम वस्तु को प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखते हैं। अभी चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा, यहाँ पर देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका यहाँ पर जो हमारा आंसर बना, तो वो आंसर बना हमारा ऑप्शन नंबर डी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि कहाँ पर बनता है। तो देखिए ये हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए एफ़ का मान हमें क्या दिया, हमें एफ़ का मान दिया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दिया है, और लेंस हमारा क्या है, उत्तल लेंस नहीं है, यहाँ पर दर्पण दिया है, यहाँ पर उत्तल दर्पण, तो इसका मतलब फोकस दूरी हमारी प्लस की है, तो 20, और यू का मान दिया है, यू का मान -20 सेंटीमीटर दूरी पर, यहाँ पर दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का, यानी कि यू का मान दिया 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर कैसे होगा, निगेटिव होगा, कैसा होगा, ये निगेटिव होगा 20। तो देखिए अभी दर्पण का सूत्र लगा दीजिए तो v का मान हमारा निकल जाएगा। तो दर्पण सूत्र क्या है हमारा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो ये वैल्यू मेरी पुटअप कर दीजिए। तो 1/f का मान क्या होगा 20, और इजगल टू 1/u का मान, v का मान निकालना, ये हमें दिया है, ये होगा 20, लेकिन ये होगा हमारा माइनस का, कैसा होगा, यहाँ पर माइनस का होगा। तो इस तरह से जब ये इधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/v इजगल टू 2 कितना हो जाएगा,
2/20 हो जाएगा, और इससे इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो v इजगल टू क्या आएगा हमारा, प्लस का 10। क्या आएगा, v का मान प्लस का 10। अब देखिए यहाँ पर यदि v का मान हमारा क्या निकल के आ रहा है, v का मान हमारा निकल के आ रहा है v इजगल टू प्लस का 10 सेंटीमीटर। तो इससे क्या मतलब है, इससे मतलब ये है कि वस्तु दर्पण के पीछे, यानी कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनाएगी। तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनाती है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर हो गया आपका, वो हुआ आपका 10 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखेंगे एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन भी बोर्ड परीक्षा 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सभी जानते हैं कि फोकस दूरी बराबर क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी। तो वक्रता त्रिज्या कितनी दी है, ये हमारी दी है, कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर। तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर, देखो देखो भाई, देखो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर वीडियो को आप शेयर करते रहिए, क्योंकि आपके देखने वालों की संख्या काफ़ी अधिक होनी चाहिए। तो आप वीडियो को शेयर करते रहिए, साथ में वीडियो को लाइक भी करते रहिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्या दिया है कि निम्न में दिए गए माध्यमों की चाल न्यूनतम होगी। निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी, यानी कि प्रकाश की चाल किस माध्यम में न्यूनतम होगी। तो इसके लिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो माध्यम की चाल है वो सबसे कम जो होती है वो होती है आपकी हीरे में, यानी कि जैसा आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है। जबकि यहाँ पर मैं आपको सबकी चाल आपको बता देता हूँ कि यदि यहाँ पर आपको निर्वात में यदि चाल पूछ लिया जाए, तो निर्वात में चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितनी होती है, 10⁸ मीटर पर सेकंड। वही बात यदि आपको जल यानी कि वाटर की जाए, ये वाटर के केस में, या फिर हाँ चलो वाटर के केस में देख लेते हैं, तो 2.25 इंटू 10⁻⁸ क्या होती है, 8 मीटर पर सेकंड। और यदि मैं वही बात आपकी तारपीन, यानी कि तारपीन तेल, केरोसिन तेल, यानी कि जिसको मिट्टी का तेल बोला जाता है, तो इसमें होती है 2.04 इंटू 10⁸ ये आपको याद रखनी है। कभी कभी इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है कि क्रम वाइज लगाइए, किसमें चाल अधिक किसमें चाल कम। तो आपको बिल्कुल भी अपना दिमाग को घुमाना नहीं है, केवल क्वेश्चन को घूमने दो। तो यहाँ देखिए, अभी कांच की बात पूछ ली जाए तो कांच में होता है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। और यदि हीरे की बात पूछ ली जाए तो हीरे में तकरीबन होता है 1.23 10⁸ तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो ये सभी चाल कभी कभी क्रम लगा करके पूछ लिया जाता है, कभी कभी पर ऐसे ही डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कम न्यूनतम। तो न्यूनतम किस में हुई, हीरे में हुई। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। लास्ट क्वेश्चन है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपूर्णांक अधिकतम होता है। तो किस में वायु के सापेक्ष माध्यम का अपूर्णांक अधिकतम होता है। तो इसके लिए आप सभी को पता होगा कि इसमें जो माध्यम का अपूर्णांक यहाँ पर मैक्सिमम पूछा गया है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम जो अपूर्णांक होता है वो होता है हीरे का। किसका होता है, सबसे अधिकतम अपूर्णांक होता है वो होता है आपका हीरे का। तो अपूर्णांक अधिक होता है लेकिन प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। और यदि इसका यानी कि वायु का पूछ लिया जाए तो वायु का जो अपूर्णांक होता है वो सबसे कम होता है। तो इस तरह से हमें याद रखना है। तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को आपको डिस्कस किया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़ जाएंगे, क्योंकि आपकी बेहतरीन तैयारी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है, और एकदम सब कुछ अच्छे से कराई जा रही है। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, और इससे आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं ऑन किया है, क्योंकि बेल आइकन को ऑन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालता हूं या वीडियो पोस्ट करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको बिना किसी सर्च के आपके पास पहुंच जाएगा, यानी कि उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाएगी, सो दैट आप टाइमली उस वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।